हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। मैं सौरभ आप सभी का अपने इस क्लास में अभिवादन करता हूं। आज मैं बीए सेमेस्टर 4 के सब्जेक्ट कोड CC9 जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1550 टू 1605, इसके यूनिट 3 से एक महत्वपूर्ण विषय मदद ए माश, इस विषय को लेकर आज आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। इस मदद ए माश का क्या अर्थ होता है और यह मुगल काल में किस प्रकार से लागू की गई थी और इसके द्वारा कौन कौन से प्रावधान किए गए थे, इनको आज समझने का प्रयत्न करेंगे हम आज की क्लास में। तो बिना समय गंवाए हम आज की क्लास को प्रारंभ करेंगे और जानेंगे मदद ए माश क्या है। भूमि कर मुक्त क्षेत्र के अनुदान की प्रथा भारत में प्राचीन काल से ही प्रचलित रही है। मध्यकाल में भी इसका प्रचलन देखा गया है। विशेषकर मुगल काल में इस तरह के अनुदान देने का अधिकार केवल बादशाह को प्राप्त था, लेकिन कभी कभी जागीरदार भी अपने क्षेत्र में इस तरह के अनुदान देते थे। इस अनुदान को सामान्य रूप से मदद ए माश अर्थात जीवन व्यतीत करने का साधन कहते थे। अनुदान शाही फरमान द्वारा प्रदान किया जाता था। इन फरमानों में पैमाइश का आदेश तथा अनुदेयी किन किन शुल्कों से मुक्त है इसका ब्यौरा एवं शर्तें अंकित रहती थी। अकबर ने मदद ए माश भूमि की जांच कराई तो उसे इसमें भ्रष्टाचार का पता चला। उसने नए नियम लागू किए। अबुल फजल के अनुसार मदद ए माश पाने के अधिकारी मुख्यतः 4 श्रेणी के लोग होते थे। पहली श्रेणी में विद्या प्रेमी या विद्वान लोग होते थे। दूसरी श्रेणी में धार्मिक संत महात्मा। तीसरी श्रेणी में वैसे विप्रजन लोग होते थे जिनमें जीविकोपार्जन की सामर्थ्य नहीं होती थी। और चौथी श्रेणी के अंतर्गत श्रेष्ठ कुल के वे लोग होते थे जो अज्ञानवश नौकरी नहीं करते थे। मदद ए माश के अनुदानों की जांच पड़ताल की गई तथा अनाधिकृत यानी जिनको गलत तरीके से अनुदान दिए गए थे उसको जब्त कर लिया गया। सत्र द्वारा मदद ए माश भूमि देने पर रोक लगा दी गई। सत्र पदाधिकारी जो होता था, जो वहां पे न्याय और प्रशासनिक कार्यों की देखभाल करते थे, उन्होंने मदद ए माश भूमि को देने से रोक भी लगा दी गई। अब यह अधिकार केवल बादशाह को ही होता था। अकबर के उत्तराधिकारियों के काल में भी इन्हीं नियमों पर मदद ए माश की भूमि दी जाती रही। मुगल काल में यह अनुदान साधारणतया धार्मिक ग्रंथों के आचार्य, मुल्ला मौलवियों तथा विद्वानों को दिया जाता था, किंतु चिकित्सकों, वृद्ध, असमर्थ शाही कर्मचारियों तथा उच्च परिवार की असहाय मुसलमान महिलाओं द्वारा मदद ए माश अनुदान प्राप्त करने के अनेक उदाहरण मिलते हैं। इतिहासकार अब्दुल कादिर बदायूनी को भी मदद ए माश से भूमि प्राप्त हुई थी। डॉक्टर कालिंकिंकर दत्त द्वारा प्रकाशित मुगल फरमानों से यह प्रमाणित होता है कि मदद ए माश की भूमि
गैर मुसलमानों या अवकाश प्राप्त अधिकारियों को भी दी जाती थी। आधुनिक खोजों से ऐसे अन्य फरमान भी प्राप्त हुए हैं। व्यक्तियों के अतिरिक्त संस्थाओं को भी यह अनुदान दिया जाता था। इसे वक्फ वक्फ कहा जाता था तथा इसे पाने वाला मुतवली कहलाता था। यह अनुदान मदरसों, मस्जिदों, दरगाहों को भी दिया जाता था। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और ताजमहल के लिए इस तरह के वक्फ दिए गए थे। जहांगीर ने मदद ए माश के अनुरूप ही अल्तमगहा नाम के लोगों की जागीरें प्रदान की। यह तैमूरी परंपरा पर आधारित था तथा वंशानुगत होता था। इसके अलावा इसे अल्तमगहा इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसकी आज्ञा बादशाह की अल्तमगहा नामक मुहर लगाई जाती थी। जहांगीर अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि ये जागीरें अमीरों को इसलिए दी गई ताकि वे अपना परिवार स्थायी रूप से रख सके। अल्तमगहा जागीरें धार्मिक व्यक्तियों को भी दी जाती थी। मदद ए माश की भूमि एक स्थान से दूसरे स्थान को साधारणतया स्थानांतरित नहीं की जाती थी तथा जिस व्यक्ति को दी जाती थी उसकी मृत्यु तक उसके पास रहती थी। उसके मरणोपरांत यदि उस परिवार में साहित्यिक धार्मिक परंपरा कायम रहती तो वह भूमि उस परिवार के लोगों के पास रहने दी जाती थी। कालांतर में यह भूमि वंशानुगत हो गई तथा अनुदेदाई के परिवार के उत्तराधिकारियों में बंटने से इसके टुकड़े टुकड़े हो गए। सैद्धांतिक रूप से यह आशा की जाती थी कि अनुदाई के मरणोपरांत तथा बादशाह के राज्यारोहण के पश्चात इसका नवीनीकरण होगा, किंतु यह भी धीरे धीरे बंद हो गई और 18वीं शताब्दी तक मदद ए माश की भूमि भी जमींदारी भूमि के समान हो गई। मदद ए माश भूमि के पाने वाले दूरवर्ती गांवों में जाकर रहते थे। इस तरह इस्लाम धर्म के अनुयायियों को गांव तथा वहां रहने वाली हिंदू जनता से संपर्क का एक अवसर मिला, जिससे सांस्कृतिक आदान प्रदान की पृष्ठभूमि तैयार हुई। इस तरह से हमने देखा कि मदद ए माश भूमि के आधार पर वैसे व्यक्तियों को जो अपनी साहित्यिक, धार्मिक या विद्वता के लिए विख्यात थे, साथ ही साथ उच्च कुल के वैसे लोग जो अज्ञानतावश नौकरी नहीं करते थे और वैसे लोग जो अपनी जीविकोपार्जन करने में असमर्थ होते थे, वैसे सभी लोगों को प्रदान की गई और यह सामान्यतः व्यक्ति के मरणोपरांत तक उसे प्रदान की जाती थी। लेकिन आगे चलकर यह व्यवस्था उनके उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित होती चली गई और आगे चलकर यह व्यवस्था में भी जमींदारी प्रथा के दुर्गुण प्रविष्ट हो गए। कुल मिलाकर यह मदद ए माश वैसी सरकारी भूमि होती थी जो गरीबों को या विद्वान व्यक्तियों को प्रदान की जाती थी और इसे बादशाह
व्यक्तियों को प्रदान करता था। तो हमारा यह विषय यहाँ समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मदद माश से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए आप पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। सामान्यतः आपसे यही पूछा जा सकता है कि मुगल काल में मदद माश भूमि से आप क्या समझते हैं। इस पर एक निबंध लिखें। सामान्य प्रश्न इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। आप सहजता से मैंने जो बताया है वो सारी बातें इसके उत्तर में दे सकते हैं। तो आज की क्लास हम यहाँ समाप्त करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी कुछ समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी आपके मन में कोई शंका या सवाल हो तो आप मुझे अपने कमेंट के माध्यम से लिखकर भेज सकें। मैं आपको यथाशीघ्र जवाब देने का प्रयत्न करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। इसी आशा के साथ हम आपसे अलविदा चाहेंगे। धन्यवाद।